छात्रावास का तापमान भीषण गर्मी में 60 डिग्री सेल्सियस था और हर कोई पानी की एक बोतल के लिए आपस में लड़ रहा था। हालांकि मेरा कमरा प्यास से तर था। एयर कंडीशन 16 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा था, जबकि बाहर लोग रोटी खा रहे थे। हम चारों गर्मा गर्म सूप और ठंडी कोला का आनंद ले रहे थे, क्योंकि मैंने मानो मौत के मुंह से वापस आकर पहले ही सुपरमार्केट खाली कर दिया था। जैसे ही मैं अपने रूममेट्स की जानकारी के बिना चुपके से प्रलयकारी सामान जमा करने वाला था, मैं सुपरमार्केट में घुस गया और देखा कि वे अपना सामान पैक कर रहे थे। मैं तुरंत बहुत शर्मिंदा हो गया और मुझे पहले बोलना पड़ा, क्या आप भी सामान जमा करने आए हैं? चिकित्सा विभाग के मेई जी ने झट से अपना चश्मा ठीक किया। उन्होंने कहा, मुझे कल रात बुरा सपना आया था। तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। फ्रिज गर्मी से लगभग फट गया था, यहां तक कि पानी भी भाप बनकर उड़ गया था। सपने में हम सब छात्रावास में प्यास से मर रहे थे। ये इतना असली लग रहा था। हाल ही में जारी लू की चेतावनी को देखते हुए मैं सामान इकट्ठा करने आया हूं। ये सुनकर मेरी रूममेट सुन शियाओफांग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। हमारे सपने बिल्कुल एक जैसे हैं। मेरा दूसरा रूममेट झांग शान भी डर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। धिक्कार है, मैंने सोचा, हमारा सपना एक जैसा तो नहीं था? क्या ये सपना सच हो रहा है? मैंने गहरी सांस ली। मेरी आंखें दृढ़ थी और मैंने सब कुछ बता दिया। दरअसल मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हारा सपना हमारे पिछले जीवन का अंत है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इसलिए इस जीवन में मैंने मूल रूप से अकेले काम करने की योजना बनाई थी। चूंकि तुम सबको ये समझ आ गया है, तो चलो इसे साथ मिलकर करते हैं। प्रलय बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। चलो जल्दी करते हैं। ये रही सूची। चलो अलग अलग होकर ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। बाकी तीनों ने मेरी बात सुनी। उनकी आंखें तुरंत सख्त हो गई और उन्होंने जोर से सिर हिलाया। हम चारों तुरंत अलग अलग हो गए। मैं सीधे बोतल बंद पानी वाले सेक्शन की तरफ गया और उसे कार में ऐसे ठूंसने लगा जैसे घर बदल रहा हो। सुन शियाओफांग और मेइजी भी अपने अपने रास्ते चले गए। एक ने स्नैक सेक्शन में खरीदारी की, दूसरे ने रोजमर्रा की जरूरतों वाले सेक्शन को खाली कर दिया, जबकि झांग शान सीधे इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में घुस गया। जब तक हमने अपनी खरीदारी पूरी की, तीन भरी हुई शॉपिंग कार्ट धकेलते हुए और बिल चुकाते हुए हम थक चुके थे और यहां तक पहुंचने के लिए 2 चक्कर लगा चुके थे। अपना सामान छुपाने और ठंडी एयर कंडीशनिंग का आनंद लेने के बाद ही हम अपनी कुर्सियों पर गिर पड़े और चैन की सांस ली। तुरंत बाद हमने अपने परिवार वालों को फोन करने के लिए फोन निकाले। झांग शान ने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। लॉजिस्टिक्स के दिग्गज कंपनी में रात की शिफ्ट में काम कर रहे थे। कॉल कनेक्ट होते ही एक चिंतित आवाज सुनाई दी। झांग शान, तुम वहां ठीक हो? आजकल मौसम बहुत अजीब है, जरूरी ना हो तो बाहर मत निकलना। पिताजी, मेरी बात सुनो, क्योंकि चिंता मत करो, बस अभी मेरी बात मानो। अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल करके तुरंत जरूरी सामान इकट्ठा करो। पानी, खाना, डिब्बाबंद सामान, दवाइयाँ, जितना हो सके उतना इकट्ठा करो। साथ ही दरवाजे और खिड़कियां मजबूत करो और घर की सभी आपातकालीन बिजली चालू करो। जल्दी करो, बाहर अफरातफरी मचने वाली है। उसके पिता आधे पल के लिए चुप रहे, बिना कुछ पूछे। फिर उनकी आवाज तुरंत धीमी और गहरी हो गई। ठीक है, मैं घर और गोदाम में तुरंत इंतजाम कर देता हूं। साथ ही अपने छात्रावास के कमरों के दरवाजे कसकर बंद कर लो। किसी को भी उन्हें खोलने मत देना। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मैं कल किसी को भेज दूंगा। मेई जीजी ने भी अपने पिता को फोन किया, जो ऊर्जा प्रणाली में काम करते थे और बिजली ग्रिड से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्हें पहले से ही असामान्य तापमान की जानकारी थी। पिताजी, हमें जितनी हो सके उतनी इंसुलेशन सामग्री, ऊर्जा भंडारण, बिजली आपूर्ति और अग्निरोधी बोर्ड चाहिए। हमें इन्हें तुरंत घर, कार्यालय और स्टाफ क्वार्टर में लगाना होगा। तापमान बढ़ता रहेगा और पानी बिजली निश्चित रूप से बंद हो जाएगी। हमें कम से कम 6 महीने का सामान जमा करना होगा। फोन के दूसरी तरफ से आवाज अचानक गंभीर हो गई। मैं समझता हूं, आंतरिक चेतावनी जारी कर दी गई है। मैं इस पर तुरंत काम करता हूं। तुम चारों लड़कों को स्कूल में एक दूसरे का ध्यान रखना होगा और अपनी सुरक्षा करनी होगी। सन शियाओफांग ने अपने पिता को फोन किया, जो निर्माण कार्य में काम करते हैं। उसने अभी दरवाजे खिड़कियां मजबूत करने, दंगा नियंत्रण और सामान जमा करने की बात कही थी कि उसके पिता को तुरंत समझ आ गया कि यह हाल के मौसम से संबंधित हो सकता है। मुझे पहले ही कई अजीबोगरीब कॉल आ चुके हैं। चिंता मत करो, मैं तुरंत किसी को घर और तुम्हारे छात्रावास में सामान तैयार करने का इंतजाम करूंगा। मैं किसी को तुम्हारी इमारत की दूर से निगरानी करने के लिए भी लगाऊंगा। मैंने अपनी माँ को फोन किया। एक दवा कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते मेरी माँ हाल ही में बिना किसी स्पष्ट कारण के बढ़ते बुखार और आपातकालीन कक्षों में आने वाले मरीजों की संख्या को लेकर चिंतित थी। माँ, एंटीबायोटिक्स, घाव की दवा, कीटाणुनाशक, जितना हो सके उतना स्टॉक कर लो। हर तरह की दवाइयाँ जो जलाई जा सके। घर में तुरंत वेंटिलेशन और फिल्ट्रेशन सिस्टम लगवा लो। बाहर मत जाओ और किसी से संपर्क मत करो। मेरी माँ की आवाज तनाव भरी थी, लेकिन घबराहट नहीं थी। मैं पहले से ही गोदाम में सामान तैयार करने में जुटी हूं। मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रही हूं। तुम सब अपना ख्याल रखना। अगर ये काफी नहीं हुआ तो मैं और बनाने का कोई तरीका निकालूंगी। 4 फोन कॉल के बाद किसी भी अभिभावक ने हमारी जानकारी के स्रोत पर सवाल नहीं उठाया। रिकॉर्ड तोड़ भीषण मौसम, आपातकालीन कक्षों में आने वाले मरीजों की संख्या में अचानक हुई वृद्धि और देश भर में बिजली कटौती, इन सबका पूर्वाभास हो चुका था। हवा में आने वाले तूफान का घुटन भरा माहौल था। इन उच्च अधिकारियों को पहले ही खतरे का आभास हो चुका था। वे लगातार चिंतित थे। फोन रखने के बाद ही हम चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और आखिरकार हमारे दिलों को थोड़ी राहत मिली। अगली सुबह 6 बजे बिखरे बालों और एनर्जी ग्रुप बेनिफिट्स छपे एक डिब्बे को पकड़े हुए मेजी सीढ़ियों से एक चोर की तरह फुर्ती से निकले। उनके मुंह से भाप निकल रही थी। वे दबे पाव कमरा नंबर 518 के दरवाजे तक गए। ताला खट से बंद हो गया। तुरंत ही दरार से 2 हाथ निकले। उन्होंने झट से डिब्बा उठाया और दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। मेई जिजी ने अपना माथा पोंछा और फुसफुसाते हुए कहा, इंसुलेशन पैनल का पहला बैच आ गया है।
पिताजी ने ड्राइवर को मुख्य द्वार छोड़कर मुझे छोड़ने के लिए कहा। सूटकेस छूने पर अभी भी ठंडा था। उसमें पॉलीयुरेथेन फोम के 8 टुकड़े थे, जो खिड़की और हेडबोर्ड को ढकने के लिए काफी थे। मैंने लापरवाही से भारी सूटकेस को डेस्क के नीचे धकेल दिया और चुपचाप बिस्तर के पर्दे का एक कोना उठाया। मैंने देखा कि बिस्तर के नीचे पहले से ही 1 दर्जन से अधिक एक जैसे सूटकेस रखे हुए थे। सभी भूरे रंग के धूलरोधी कवर से ढके हुए थे। झांग शान ने घमंड से भौहें उठाई और अपनी चादर हटाई, जिसके नीचे सीलबंद डिब्बों की कतारें दिखाई दी। उसने धीमी आवाज में शेखी बघारी। मैंने कंप्रेस्ड बिस्कुट और सेल्फ ईटिंग चावल ले लिया है। मैंने उन्हें रोजाना और आपातकालीन उपयोग के लिए अलग अलग कर दिया है और स्नैक्स के साथ मिला दिया है। एकदम अचूक तभी दरवाजा फिर खुला और सन शियाओफांग पसीने से तरबतर होकर एक बड़ा बैग और डक टेप लिए अंदर भागा। वो जल्दी से खिड़की के पास गया और पर्दा थोड़ा सा हटाया। बाहर सूरज की रोशनी चकाचौंध कर देने वाली थी। सन शियाओफांग ने बालकनी की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया, ये सब मेरे पिताजी ने करवाया है। गुरुजी, सुबह सुबह जब कोई आसपास नहीं होता तो आपने दंगारोधी स्टील की प्लेटों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अंदर ले आए। आपने कहा था कि ये ध्वनि रोधक सामग्री है। ये सब भंडारगृह में ढेर लगी है। आखिरकार मेरी बारी आई। मैंने अपने हाथ में महंगे उपहारों का थैला हिलाया, उसे एक कोने में रख दिया और अपने भाइयों को देखकर मुस्कुराया। मेरी माँ को याद आया कि सारी अतिरिक्त दवाइयाँ, कैंपस की पट्टियां और अल्कोहल सब इसी डिब्बे में छिपी थी। हमने अंधेरा होने तक काम किया, फिर सामान उतारा। छात्रावास पूरी तरह से बदल गया है। खिड़कियां दोहरी परत वाले इंसुलेटेड दंगारोधी पैनलों से कसकर बंद है। बस एक छोटा सा देखने का छेद बचा है। हर कोने में सामान का ढेर लगा है। आपातकालीन जनरेटर एक अजीब सी हरी रोशनी से जगमगा रहा है। सौर पैनल चुपचाप कोनों में गर्मी जमा कर रहे हैं और प्राथमिक चिकित्सा किट सबसे सुविधाजनक जगह पर रखी है। पिछले 2 महीनों की जानलेवा लू ने पूरे परिसर को नरक बना दिया है। 1 महीने पहले जल आपूर्ति व्यवस्था ठप हो गई थी। अब साफ पानी की एक बोतल सोने से भी ज्यादा कीमती है। गलियारे लोगों से भरे हुए हैं। खाली बोतलें लिए इधर उधर भटकते लोग ज़ॉम्बी जैसे लग रहे थे। कुछ लोगों ने तो स्थिति का फायदा उठाते हुए इमारत के बाहर पानी को 50 युआन प्रति बोतल के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय संकट के समय ये एक तरह से मुनाफाखोरी थी। कई और लोग गुस्से से अंधे हो चुके थे। उनके दिमाग में बस एक ही शब्द था, लूट। बगल वाले फ्लैट से उपद्रवी सुशा और हान यिमो सबसे पहले पहुंचे। उनके पास सुरक्षा गार्डों से चुराई गई लोहे की छड़ें थी। उन्होंने पहली मंजिल से शुरुआत की। दरवाजे तोड़ते हुए सबका सामान लूट लिया। पूरी इमारत में सन्नाटा पसरा हुआ था। यहां तक कि काउंसलर भी अपने अपार्टमेंट में बंद था। एयर कंडीशन इतनी तेज चल रहा था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक सुनाई दी। सुशा ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम्हारे पास पानी है। सारे 10 पॉइंट दे दो, वरना दरवाजा तोड़ने के लिए हमें दोष मत देना। मैं ठंडेपन से दरवाजे से सट गया। मेरी आवाज में कोई गर्माहट नहीं थी। हमारे पास पानी खत्म हो गया है, कहीं और ढूंढो। सुशांत को मेरी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत गुस्से में कहा, पानी नहीं है, मजाक कर रहे हो। अभी दरवाजा खोलो, वरना मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगा। बाहर से दरवाजे पर कुछ देर तक जोर जोर से दस्तक हुई, फिर अचानक रुक गई। सुशांत ने अपना पसीना पोंछा, गुस्से से उछल कूद करने लगा। ये दरवाजा किस चीज का बना है? इतना मजबूत कैसे हो सकता है? उसके बगल में खड़ा हान यिंगमो दांत पीसते हुए लोहे की छड़ लेकर पूरी ताकत से ताला तोड़ने लगा। लेकिन मजबूत लोहे का दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वो दरवाजे को घूर रहा था। उसका चेहरा भयानक गुस्से से भरा हुआ था। इन कमीनों ने इसे अंदर से बंद कर दिया होगा। जाओ और इमारत में सबको यहां बुलाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे लोग इस दरवाजे को नहीं तोड़ पाए। जल्द ही गलियारा दर्जनों ईर्ष्यालु लोगों से भर गया, जिन्होंने हमारे दरवाजे को घेर लिया और चिल्लाते हुए उस पर जोर जोर से दस्तक देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इमारत ही ढहने वाली हो। अंदर कमरा नंबर 518 में हम चारों ठंडी स्टील की प्लेट से टिके हुए थे। अपनी सांस रोके हुए, सांस लेने से भी डर रहे थे। वे डर से कांप रहे थे। मेरी कलाई कसकर पकड़े हुए थे। उनकी आवाजें कांप रही थी। अगर वे सच में सबको बुला ले तब हम क्या करेंगे? मैंने उन्हें दिलासा देते हुए अपनी कलाई थपथपाई। डरो मत, ये दरवाजा मजबूत है और सही औजारों के बिना इसे जबरदस्ती नहीं खोला जा सकता। जब तक ये लोहे का ब्लॉक दबाव झेल सकता है, वे अंदर नहीं आ पाएंगे। बाहर की गर्मी उन्हें सुखा देगी। सन शियाओफांग ने सावधानी से दरवाजे में एक दरार खोली। बाहर की चिलचिलाती धूप को देखते हुए उसकी भौहें तन गई। वे लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। लगभग दोपहर हो चुकी थी और तापमान 60 डिग्री सेल्सियस के पार जाने वाला था। 2 मिनट भी बाहर खड़े रहने से वे गर्मी से बेहोश हो जाएंगे। उनमें दरवाजा तोड़ने की ताकत नहीं होगी। और ये सच था। आधे घंटे से भी कम समय में गलियारे में चिल्लाना और गाली गलौज करना धीरे धीरे शांत हो गया। तेज गर्मी किसी अदृश्य विशाल जाल की तरह लग रही थी, मानो सबको जकड़ लिया हो। पसीने से उनके कपड़े भीग गए थे, पीठ पर चिपक गए थे और सांस लेना भी गले में जलन जैसा लग रहा था। भीड़ शिकायत करने और गाली गलौज करने लगी और कई लोग चुपके से अपने छात्रावास के कमरों में लौट गए। केवल सुशान और हान यिमो, 2 बदनसीब लोग, वहीं रुके रहे और हताशा में दरवाजा पीटते रहे। मेरे लिए दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम्हारे जान पहचान वाले हैं। सुशांत तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसकी आवाज बैठ नहीं गई और उसके हाथ में पकड़े स्टील के पाइप की ताकत धीरे धीरे कम होती गई। तुम सब कायर हो, हिम्मत है तो दरवाजा खोलो और देखो कब तक छिप सकते हो। दरवाजे के पीछे से बिना सोचे समझे एक ठंडी सी घुरघुराहट गूंजी, सुस्त सरने वाले, पेशाब करके खुद को देखो। अब तो बोलने की भी ताकत नहीं बची है, फिर भी बड़े आदमी होने का नाटक कर रहे हो। सुशांत का दरवाजा पीटना अचानक रुक गया। उसने अपनी भीगी हुई और बिखरी हुई शक्ल देखी, अपने फटे होठों को छुआ और अपने कांपते हाथों को देखा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, जबकि अंदर के लोग अपने वातानुकूलित पानी से भरे छात्रावास के कमरे में आराम से बैठे उसे एक मसखरे की तरह देख रहे थे।
और उसे गर्मी में अपनी आखिरी ताकत तक हारते हुए देख रहे थे। बस देखते रहो, सुशांत ने सोचा। गर्भावस्था के सिर्फ 6 महीने हुए थे कि तापमान गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया और अंधेरा होते ही हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैंने ठंडी बारिश की बूंदों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा दिल भावनाओं से भर गया, लेकिन सुकून मिलने के बजाय मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। एक अशुभ पूर्व सूचना मेरे मन में घर कर गई। बारिश सचमुच विचित्र थी, न हवा न गरज, बस लगातार हल्की फुहार। इस दृश्य ने हमें तुरंत हमारे सपने में आई भयानक भविष्यवाणी की याद दिला दी। झांगशान ने गंभीरता से सबको याद दिलाया कि बारिश शायद जल्दी नहीं रुकेगी और हमें उजाला रहते हुए ही जरूरी सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा, खरीदारी का काम मुझ पर छोड़ दो। मेरा घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है और इस बारिश के बाद निश्चित रूप से भीषण ठंड पड़ेगी। हमें अपने परिवारों को सूचित करना चाहिए ताकि वे तैयार रहें। मैंने अपनी छोटी सी नोटबुक खोली जो मेरे सपने में आई विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के बारे में लिखे नोट से भरी हुई थी। लेकिन लंबे समय से चल रही भीषण गर्मी ने परिवहन व्यवस्था को ठप कर दिया था और हम में से कोई भी जल्दी घर नहीं लौट सकता था। अगले 3 दिनों तक बारिश की तीव्रता घटती बढ़ती रही। इससे हमें बाहर जाकर जरूरी सामान इकट्ठा करने का अच्छा मौका मिल गया। सामान जमा करने के ठीक अगले दिन ही स्कूल का खेल का मैदान और बाहर की सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई। भीषण गर्मी झेलने के बाद अब मूसलाधार बारिश से सभी बेहद घबराए हुए और सहमे हुए थे। सुपरमार्केट खचाखच भरा हुआ था, अलमारियां पल भर में खाली हो गई और यहां तक कि एक्सपायर्ड डिब्बाबंद सामान भी बिल काउंटर पर लंबी कतारों में बिक रहे थे। सभी ने अपने शॉपिंग बैग कसकर पकड़ रखे थे। उनके चेहरे चिंता और डर से भरे हुए थे। सुन शियाओफांग ने आखिरी बार दरवाजे का ताला ध्यान से जांचा, ये सुनिश्चित करते हुए कि ताला और स्टील की प्लेट पूरी तरह से सील है और बाहर से किसी भी हिंसक हमले से इसे तोड़ा नहीं जा सकता। 20 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी और व्यस्त समय के अलावा सिग्नल भी नहीं आ रहा था। सौभाग्य से हमें अभी भी कुछ संदेश मिल पा रहे थे। छात्रावास की पहली मंजिल पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी और दूसरी मंजिल भी गिरने के कगार पर थी। मटमैला पीला पानी सीढ़ियों पर फैल गया, जिससे वहां फंसे लोग भीग गए। उनकी आंखों में निराशा और पागलपन भरा था। वे दूसरी मंजिल के हर दरवाजे पर बेतहाशा दस्तक दे रहे थे, आश्रय और मदद की भीख मांग रहे थे। प्लीज प्लीज मदद करो, दरवाजा खोलो, पानी हमारे सीने तक आ गया है। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हम दम घुटकर मर जाएंगे। हम अंदर घुस जाएंगे, जो भी मिलेगा खा लेंगे। वादा करते हैं कि कोई परेशानी नहीं करेंगे। बाहर से आती गुहारें और चीखें मूसलाधार बारिश में घुल मिल गई। हर आवाज हमारे कानों पर हथौड़े की चोट जैसी थी। दूसरी मंजिल का छात्रावास सन्नाटे में था। कुछ ने दरवाजे से ठंडे लहजे में मना कर दिया, कुछ ने अनसुना करने का नाटक किया। छात्रावास संख्या 518 में सिग्नल बेहद कमजोर था। बीच बीच में नेटवर्क आने से चिंता बढ़ रही थी। हम चारों टिमटिमाती स्क्रीन को घूर रहे थे। हर संदेश धीरे धीरे लोड हो रहा था। हर समाचार रिपोर्ट दिल दहला देने वाली थी। कुछ फोटोग्राफर अपने बिस्तरों पर बैठे थे, कुछ चुपचाप सामान गिन रहे थे और कुछ अपने बिस्तर की टोकरियों को कसकर पकड़े हुए थे। उनकी आंखें स्क्रीन पर दिख रहे आपदाग्रस्त गलियारों पर टिकी हुई थी। मैंने अपनी भविष्यवाणी की किताब खोली। मेरा चेहरा गंभीर था। यह भारी बारिश 1 महीने और जारी रहेगी, जिसके बाद एक बेहद घातक शीत लहर आएगी। छात्रावास में घुटन भरा माहौल छाया हुआ था। सभी जानते थे कि बचाव कार्य बंद हो चुका है और पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। यही हमारा आखिरी द्वीप था। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण तापमान तेजी से गिरकर हिमांक बिंदु से नीचे चला गया। कीचड़ भरे गड्ढे रात भर में जम गए और तेज ठंडी हवा टूटे दरवाजों और खिड़कियों से चाकू की तरह चुभती हुई दिल को चीर रही थी। बाढ़ से बचकर निकले शरणार्थियों ने अभी सांस भी नहीं ली थी कि इस भयानक शीत लहर ने उन्हें जकड़ लिया। वे सीढ़ियों में दुबक कर कांप रहे थे। इमारतों के बीच कांपती हुई चीखें और गालियां गूंज रही थी। अचानक एक अफवाह फैली कि 18 मई को आपूर्ति भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और ये आग की तरह फैल गई। जब तक हमें समझ आया कि क्या हो रहा है, 5वीं मंजिल का गलियारा भूखे लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जल्दी दरवाजा खोलो, खाना और हीटर दे दो। जब हम बाहर ठंड से मर रहे हैं तो तुम लोग अंदर क्यों मजे कर रहे हो? दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक और चीख पुकार मच गई। झांगशान ने शांत भाव से दूध वाली चाय का एक घूंट लिया और आंखें घुमाकर उसे नजरअंदाज कर दिया। ये लोग सचमुच मुसीबत मोल ले रहे थे, ये तो सरासर मजाक था। शोरगुल के बीच कई जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी। हान यिमो और सुशांत साफ तौर पर इस साजिश के मास्टरमाइंड थे, जो जानबूझकर भोले भाले लोगों को उकसा रहे थे ताकि फायदा उठा सकें। बाहर की गर्जना और भी तेज हो गई। वे दहाड़ते हुए दरवाजा तोड़कर सब कुछ लूटने की धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जोर जोर से दस्तक देने से दरवाजे का फ्रेम बुरी तरह हिल गया। झांगशान ने अपने गर्म अंडरवियर को पकड़े हुए होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची करके चिल्लाया, भाइयों, इन्हें नजरअंदाज करो। चलो हमेशा की तरह खाते पीते हैं और देखते हैं कौन इस खास दरवाजे को तोड़ सकता है। सन शियाओफांग ने आराम से अपने बाल संवारे। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा था। ये सब मूर्ख है, इन्हें अपनी हदें भी नहीं पता। तुम लोग जान लगाकर काम करोगे, फिर भी यहां कदम नहीं रख पाओगे। लगभग आधे घंटे तक गतिरोध बना रहा। थकान के कारण समूह आपस में लड़ने लगा और तितर